अस्सलाम वालेकुम। बजट एक जायज़ा के स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बजट से पहले पाकिस्तान की सनत और पाकिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसके हवाले से हम जायज़ा ले रहे हैं। मुख्तलिफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स इससे पहले हमने किए। आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डिस्कस करना चाहेंगे। इस शोबे को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं, क्योंकि एक वक्त था, एक दिहाई कबल तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान में तकरीबन 40-42 के करीब मल्टीनेशनल जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं, बड़े बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान में काम करते थे। लेकिन आज आलम यह है कि शायद 2-3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में रह गई हैं। वो क्या हालात थे और आज हालात क्यों इस सेक्टर के ख़राब हुए, किस तरीके से ये जो पूरी इंडस्ट्री है अपनी बका की जंग लड़ रही है, बजट के हवाले से इनके क्या खदशात हैं और क्या तजावीज़ पेश की जा रही हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से। तो आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे। अपनी गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीरुल हक साहब, जो कि चेयरमैन हैं PPMA पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। शुक्रिया सर आपका। और उनके साथ जनाब डॉक्टर कैसर वहीद, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। सबसे पहले माजी की अगर बात करें डॉक्टर कैसर, ये जो बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि जनाब एक ज़माना था और कोई 10-1 साल पहले 40-42 के करीब मल्टीनेशनल पाकिस्तान में काम करती थी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। वो क्या हालात थे, फिर हालात ख़राब क्या हुए कि आज शायद 1-2 कंपनीज रह गई हैं? देखिए, पाकिस्तान में 1976 में ड्रग एक्ट आया और ड्रग एक्ट में एक क्लॉज डाल दी गई, सेक्शन 12 जिसको हम कहते हैं, जिसके तहत फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ अख्तियार था दवा अद्वियात की कीमतों का तयन। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहा। 2001 में उस वक्त के जो भी सेक्रेटरी थे उन्होंने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को पाबंदी लगा दी, जो कि 12 साल तक वो दवाओं की कीमतों पर पाबंदी चली। ये 2001 के बाद फिर मल्टीनेशनल कंपनियों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी कीमतों का तयन, उनकी अद्वियात की कीमतें या उनकी जो अद्वियात थी वो लेगेसी प्रोडक्ट कहलाती हैं। लेगेसी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि वो अद्वियात 40-50 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी। तो उस वक्त जो डॉलर था वो कोई 70 रुपए या 50 रुपए का $1 होता था। ठीक है, उसी हिसाब से उनकी कीमतों का तयन था। और वक्त के साथ साथ डॉलर अप्रिशिएट होता गया, पाकिस्तानी रुपया डेप्रिशिएट होता गया, करेंसी की वैल्यू कम कॉस्ट ऑफ डूइंग बढ़ती गई। और दूसरा, टैक्सेस बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर पाकिस्तान के इकोनॉमी की वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी होती चली गई, यूटिलिटी चार्जेस बेतहाशा बढ़ गए, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गई। तो मल्टीनेशनल के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया पाकिस्तान में सर्वाइव करना। आपने सही फरमाया कि 42 मल्टीनेशनल बड़े बड़े नाम थे, फाइसन्स के SK&F, फिर कुछ कंपनियां मर्ज भी हो गई। ये भी हकीकत है कि कई कंपनियां आपस में मर्ज हो गई। मतलब मिसाल के तौर पे मैं GSK की मिसाल दूँ, GSK में ब्रिस्टल मायोस्क्विब भी है, ग्लेक्सो भी है, वेलकम भी है, SK&F भी है, सिगफ्रीड भी है। तो बहुत सारी कंपनियां, स्टेफल भी है, बहुत सारी कंपनियां बन के एक कंपनी बन गई। तो हमें ये लगा कि जैसे डिपार्चर, लेकिन वो बेसिकली इकोनॉमिक हालात की वजह से मर्जर भी पाकिस्तान में बेताशा हुए। यानी यहाँ पे मर्जर एंड एक्विजिशंस भी हुई। मर्जर और डिपार्चर भी हुए। फाइसन्स पाकिस्तान से चली गई। बहुत सारी और कंपनियां थी वो पाकिस्तान से बवजह चली गई। तो वाइथ बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का। जो TB की प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस उन्होंने कराई थी, एंटी TB जो अद्वियात थी, तबीयत की दवाइयाँ, वाइथ ने इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में कराई थी। वो कंपनी वाइंड अप कर गई। ठीक है, तो तौकीर साहब, ये ड्रग एक्ट 1976 जो आपकी ड्रग प्राइस रेगुलेशंस जो हैं, यही मेजर एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, क्योंकि इसको हम भी इसके 1 साल से इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम करते चले आए। ये बताइएगा, वो जो एक बफर क्रिएट हुआ जो मल्टीनेशनल्स के जाने का, तो क्या लोकल इंडस्ट्री ने उसको फिल किया? इनको कोई बेनिफिट उसका हुआ या नहीं हुआ? तो वो हालात फिर क्या हुए मज़ीद आगे? देखिए, जहाँ जैसे डॉक्टर कैसर कह रहे थे कि डिपार्चर हुआ बहुत सारी मल्टीनेशनल्स का, बट इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जो एक चीज़ अच्छी हुई कि नेशनल इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग वेरी रैपिडली एंड दे स्टार्टेड डोमेस्टिक हमारी जो एंड दे स्टार्टेड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, और उसकी वजह से
आज जब ये 42 कंपनीज मल्टीनेशनल थी, उस वक्त मल्टीनेशनल का शेयर 70% होता था, आज वाइस वर्सा है। Okay. इस वक्त नेशनल इंडस्ट्री जो है वो 78% मार्केट शेयर है जी, और मल्टीनेशनल्स का अब सिर्फ जो है 22% रह गया है। तो दैट इज़ अ गुड साइन कि एक तरफ मल्टीनेशनल जा रही हैं, लेकिन इवॉल्व हुई है नेशनल इंडस्ट्री वेरी वेरी रैपिडली, और आज 90% अद्वियात की जो ज़रूरत है वो हमारी नेशनल कंपनीज और जो मल्टीनेशनल रह गई पूरा कर रही हैं। हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं अद्वियात, माशाल्लाह 90% जो अद्वियात हैं वो हम खुद बना रहे हैं। तो अब इसी वजह से ये वो वक्त है कि जब नेशनल इंडस्ट्री हैविंग दैट मच मार्केट शेयर, तो हमारा सारा जो फोकस है, जो कि हमने गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत की है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो या SIFC हो, कि नाउ इंडस्ट्री इज़ ऑल सेट टू एक्सपैंड एक्सपोर्ट। उसके लिए हमें जो एक रिलीफ मिला है, जो कि लास्ट ईयर जो डीरेगुलेशन हुई है, उसकी वजह से एक इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी आई है। और वो जो एक इशू हो रहा था कि अद्वियात शॉर्ट हो रही थी, स्पेशली जान बचाने वाले अद्वियात, क्योंकि 3 साल में जो वैल्यूएशन हुई और जो इन्फ्लेशन हुई है, तो बहुत सारी जान बचाने वाली और इम्पॉर्टेंट अद्वियात जो है वो मार्केट से आउट हो गई थी। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ। अच्छा, अब ये है कि अगर हमने बाकी मानदा मल्टीनेशनल को रोकना है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, तो थोड़ी सी हमें अपने ड्रग लॉ में भी अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे ज़रूरी जो बजट में हमने प्रपोजल दिया, चूँकि बजट का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो हमने वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन और हमारी प्रेजेंटेशन हुई है। हमने इस दफ़ा बाकायदा प्रॉपर तरीके से एक पूरा प्रपोज़ल, जिसमें हमारी जो टेक्निकल कमेटी थी और जो हमारे लीडिंग CFO थे और कंसल्टेंट थे, मिल के हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को चैलेंजेस को देखा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रपोजल जो है बहुत वक्त पे सबमिट कराया। मैं जरा आ जाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आ जाता हूँ, लेकिन 2 सवाल यहाँ पे ज़िमनी बनते हैं। एक तो आपने कहा कि 90% अद्वियात हम खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान बना रहा है, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल से 95 to 99% जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट कर रहे होंगे। डॉक्टर कैसर, देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, रॉ मटेरियल की तो एक अपनी जगह है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा कि जो मॉडर्न मेडिसिन का कॉन्सेप्ट है दुनिया में, डिजीज स्पेसिफिक दवाएं जिनको कहते हैं या बायोलॉजिकल कहते हैं, वो पाकिस्तान में हम बना नहीं पा रहे बुरी तरह। वैक्सीन्स हैं, हम नहीं बना पा रहे। हमें इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि हम जिनको कहते हैं ना तरक्की याफ्ता ममालिक, उनको हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की। उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले, 7-8 साल पहले एक भी ऐसा इदारा नहीं था, दवासाज इदारा, जो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड हो, जिसके पास इंटरनेशनल रिकग्निशन हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी कि अब माशाल्लाह 8 ऐसे इदारे हो गए हैं जिनको इंटरनेशनल आइदर WHO, PICS, MHRA की सर्टिफिकेशन हो गई है। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आने वाले चंद सालों में, और ये इम्पैक्ट आया कि हमने PPM ने आज से 10 साल 12 साल पहले ये फैसला किया कि हम इंटरनेशनल स्पीकर्स बुलाएंगे और उनको इंटरेक्ट कराएंगे पाकिस्तानी फार्मा इंडस्ट्री के, उनको बताएंगे दुनिया ने तरक्की कैसे की, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने वो तरक्की कैसे की। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे 8 ऐसे इदारे हैं जो एक्सक्यूज़ मी, जो तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर आने के और उनको एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की एक वजह बहुत बड़ी ये है जो हाल में अभी डिस्कशन भी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ इनकी, जो हमारे चेयरमैन साहब और इनका डेलीगेशन साथ गया था, पाकिस्तान में नेफ्ता क्रैकर प्लांट नहीं है, हाइड्रो क्रैकर प्लांट भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि मॉलिक्यूल को, जो पेट्रोलियम मॉलिक्यूल होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उससे दवाएं बनती है। कुछ 70 to 70% पाकिस्तान दुनिया में जो अद्वियात होती हैं वो पेट्रोलियम बेस होती है, कार्बन बेस होती हैं, कार्बन मॉलिक्यूल होता है उनका। ठीक, तो वो पाकिस्तान में इंडिया में बराबर में इंडिया में है हाइड्रोकार्बन प्लांट, उनका तो आज़ादी के वक्त से। पाकिस्तान में 1961 में इसका PC1 बना था कि पाकिस्तान में हाइड्रोक्रैकर प्लांट होना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से वो PC1 लाइब्रेरी का हिस्सा बन गया प्लानिंग कमीशन के, और आज तक उसके ऊपर अमल ना हुआ। अगर आज वो होता तो रिवर्स इंजीनियरिंग, हमारी केमिस्ट्री, हमारी केमिकल इंजीनियर हजरात उसको रिवर्स इंजीनियरिंग से हम अद्वियात बनाते। और
पेटेंट को भी फिर हम ठीक है कर सकते थे। तो आप बताइए कि आप इस वक्त चेयरमैन हैं पीपीएमए के, इसके ऊपर क्या काम हो रहा है? हाइड्रो क्रैकर प्लांट जो डॉक्टर साहब इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगेन 90% दवाइयां हम बेशक बना रहे हैं लेकिन रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रही चीज़ें। इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? अभी हमारी फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ परसों ही मीटिंग हुई है और वहाँ पे भी यही सवाल आया कि अभी जैसे इंडिया के, क्योंकि अभी तकरीबन 30% हम रॉ मटेरियल इंडिया से मंगाते हैं, वो हमारे लिए इशू हो गया। और ये इंडो पाक टेंशन में जी अभी क्या प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसका? अभी ये कि वहाँ से इशू है ना। अभी जब पुलवामा का वाक़या हुआ था तो तकरीबन उस वक्त 60% हमारा रॉ मटेरियल इंडिया से आता था, लेकिन हम शिफ्ट हो गए और अब 30% अभी 30% अभी भी इंडिया से आते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे APIs हैं जो इंडिया के अलावा कहीं और नहीं मिल रहे, या मिल भी रहे हैं तो उनकी प्राइसेस जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो अभी जो परसों हमारी मीटिंग हुई है उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई कि व्हेन वी विल बी एबल टू सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग API इन आवर कंट्री, जिसमें जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब तक ये नेफ्टा क्रैकर नहीं होगा तो ये इस पे रफली जो वहाँ डिस्कस हुआ कि 2.5 बिलियन US डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट है इस पे। तो वो इंडस्ट्री तो ना कर सकती है, ना इंडस्ट्री का ये काम है। तो हमने यही सजेशन दी वहाँ हेल्थ मिनिस्टर को भी कि इस पे आप जो है वो CPEC को इन्वॉल्व करें। चाइना में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो कि रॉ मटेरियल बना रही हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर करें, उधर से इन्वेस्टमेंट लेके आएं। CPEC में तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, उनके साथ पार्टनर्स के साथ हम करें। गवर्नमेंट तो ये देखें, ये तो फ्यूचर है, ठीक है, यस होना चाहिए। इस पे बहुत दफ़ा बात हो चुकी है लेकिन नहीं, अभी तक नहीं हो। लेकिन आज की हकीकत ये है कि चूँकि 90% रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, तो बजट में हमने ये प्रपोजल दी और हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनको हमने बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन दी। और अच्छी बात यह है कि हमारे जो 5-6 मेजर पॉइंट्स हैं उन्होंने ना सिर्फ अंडरस्टैंड किए बल्कि उस पर उन्होंने हमें ये अश्योर किया कि इंशाल्लाह, क्योंकि उस मीटिंग में आपका जो मेंबर कस्टम भी बैठे हुए थे और FBR के भी सीनियर टीम थी, उस पर उन्होंने हमसे ये वादा किया कि आपने जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी बेसिस क्या थी ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसिस ये थी कि बजट में जो प्रपोजल हमने दिया है उसका महवर क्या है कि हम यहाँ पे मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करें और हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमें वी हैव टू बी कंपैटिटिव, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट में जाते हैं तो इंडिया बांग्लादेश तो अपने आप को बाहर की चॉइस है, कहाँ से उसको अगर हम कंपैटिटिव नहीं होंगे तो हम ये मंजिल तय नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमने कहा है कि चूँकि 90% हमारा रॉ मटेरियल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी रॉ मटेरियल ऐसे जो बहुत सारी अद्वियात पिछले 3-4 साल में आई, उस पर अभी ड्यूटी हमने वो एग्जेम्पशन की है कि उस पर से ड्यूटी ख़त्म की जाए। फिर इसके साथ साथ बहुत सारी इनॉमलीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से रॉ मटेरियल पे ड्यूटी 0 है लेकिन एडिशनल ड्यूटी हम दे रहे हैं। तो ये एक इनॉमलीज़ है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ तीसरी बात हमने ये की कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें ये जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स हैं वो अब वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट ये आ गया है, क्योंकि उसमें वॉकेबल फ्लोर होने चाहिए। अगर आप सीमेंटेड फ्लोर पे जाते हैं तो वो जब इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है तो वो फेल कर देती हैं। अच्छा, जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के लिए अगर उस पर 25% के करीब ड्यूटी और 18% सेल्स टैक्स है, यानी अगर $1 लाख की कोई चीज़ है तो वो 1,40,000 की पड़ेगी, तो कंपनीज नहीं कर पाती। तो गवर्नमेंट को हमने ये सपोर्ट मांगी है, जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको एग्री भी किया कि इसको वो ज़रूर कंसिडर करेंगे। ठीक है, नहीं यकीनन कंसिडरेशन तो होगी। तो एक ये है जी। मैं एक विजय परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। हमारे साथ कैसर वहीद साहब भी बैठे हैं और तौकीर हक साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे जी। डॉक्टर कैसर वहीद बड़ी अच्छी बात अभी कर रहे थे तौकीर साहब, और बजट प्रपोजल जो है उनको सुना गया और उसके ऊपर क्यू ब्लॉक जो है और फाइनेंस मिनिस्टर और मुस्तफ़ा कमाल साहब सारी बात सारी है कि सर ये जो प्राइस डीरेगुलेशन 13 साल से आपकी यहाँ कीमतें नहीं बढ़ी और वो एक पॉलिटिकल प्रेशर समझे या क्या समझें, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है
क्या उसने इस तमाम चीज़ें पाकिस्तान में ये जो इतनी सनतों को नुकसान पहुंचा है, फार्मास्यूटिकल को इंक्लूडिंग सारी चीज़ें, ये इस ब्यूरोक्रेसी को आप कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि हमेशा जो है वो चीज़ें बड़ी अच्छी जो है वो रैप की जाती हैं, लेकिन उसके बाद होता हुआ था कुछ नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी लेने से डरते हैं कि भाई मीडिया में फ्लैश हो जाएगा, आउटक्राई होगा, पब्लिक डिस्कोर्स होगा, डिसकॉन्टेंट होगा, तो ब्यूरोक्रेसी कहती है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सानू की। अगर भाई किसी को दवाई नहीं मिल रही तो सानू की, हमें तो दवाई मिल रही है, हम तो लंदन से मंगा लेंगे, हम यहाँ से मंगा लेंगे, कहीं से मंगा लेंगे, दुबई जाएगा मेरा। तो वो जो सानू की वाला जो एक मर्ज है ना, वो बहुत ज़्यादा फरवर है। इस चीज़ की वजह से पाकिस्तान में देखिए हम नहीं सर, देखिए अलमिया हाँ, क्या आपने खुद कहा कि 13 साल में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी नहीं या एडजस्टमेंट देखिए नहीं हम हुई। मैं सुल्तान साहब, मैं एक आपकी कदा कलामी होती है, मैं सिर्फ एक कंपैरिजन करता हूँ एप्पल टू एप्पल। दो मुल्क आज़ाद हुए एक ही वक्त में, एक मुल्क आज पूरी दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया, और एक मुल्क सरवाइव कर रहा है कि पाकिस्तान में हम सिर्फ लोगों को दवा पहुंचा सकते हैं कि नहीं पहुंचा सकते। तो ये डायलेमा है, इस चीज़ को देखने वाली बात है। दूसरी तरफ कोविड आया तो वैक्सीन कोविड की कहाँ बनी? अमेरिका में बनी, यूके में बनी, और पड़ोसी मुल्क में बनी जो आज इंडिया हमारा में। दुश्मन, ठीक। हमारा दुश्मन है। हम नहीं बना सके। आज आपको पता है इतना बड़ा क्रॉस रोड पे ये मुल्क खड़ा है कि गावी जो कि पूरी दुनिया को और गरीब मुल्कों को वैक्सीन देता था, तो वो अब वैक्सीन देना बंद कर देगा, यानी पोलियो की और डीपीटी और सारी जितनी भी एमएमआर जितनी भी वैक्सीन थी वो देना बंद कर रहा है। अब पाकिस्तान में वैक्सीन बन नहीं रही, कोई बनाने का इदारा नहीं है कि उसके लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस तरह की ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वो हमारे यहाँ है नहीं। इस वक्त आपको पता है कि सारी जितने भी ये डोनेशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं, पीपीएमए से भी मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वैक्सीन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। अभी हाल ही में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराची में हुई जिसमें चेयरमैन साहब भी तशरीफ ले गए थे, इनकी मेरे ख्याल में स्पीच भी थी आपकी उस कॉन्फ्रेंस में। इसी मौजू पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हेल्थ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ लाए थे और WHO के लोग भी थे कि पाकिस्तान में वैक्सीन, बातें सब कर रहे हैं, लेकिन जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि भाई वैक्सीन बनाने के लिए फंड्स की ज़रूरत होगी। कोई इदारा जब तक गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी कि भाई ये जितनी प्रोडक्शन होगी इसकी में हम लेंगे 100%। मुझे पुरानी बात याद आई सर कि वो वैक्सीन टेस्टिंग के लिए तो पाकिस्तान में आ जाते हैं, और कोविड में हमने देखा कि पाकिस्तान में बाकायदा टेस्टिंग हुई, और वो भी बड़ा क्लिनिकल ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो आप कहेंगे तो वो टेस्टिंग ही है सर। और फिर आम में अगर बात की जाए तो उसके लिए पाकिस्तानी आवाम मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम जो है उनको वैक्सीन बनाने के लिए यहाँ पर हमारे पास फंड्स नहीं है। सर, कोविड में एक और लेसन सीखा कि जनाब पूरी दुनिया में जो सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट हुई वो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हुई। तो आप इस तरफ हमने क्यों नहीं बड़े? हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर ही आपकी फार्मास्यूटिकल वगैरह जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफर होनी चाहिए थी पाकिस्तान। तो आखिर साहब बिल्कुल होनी चाहिए जी। हम ऑलरेडी जो है अपने प्रॉफिट का 1% सेंट्रल रिसर्च फंड में दे रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में बिलियन ऑफ रुपीज़ है। तो दैट शुड बी दैट इज़ अवर मनी। जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कोई सब्सिडी ना हमने कभी मांगी ना दी जाती है, जबकि दूसरे सेक्टर्स को दी जाती है। तो ये जो हमारा 1% जो हम दे रहे हैं, इट हैज़ टू बी स्पेंड विद अवर कंसल्टेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अभी आप जो ये सवाल कर रहे थे कि ये जो 13 साल नहीं हुआ, तो यही इसका नतीजा आज देखा है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अकाउंटेबल अगर किसी को करते हैं, इस 13 साल प्राइसेस आपने नहीं बढ़ाई, क्या सोच के नहीं बढ़ाई कि जनाब आवाम चीखेगी? आवाम को तो जहाँ पे 200 रुपये इजाफा होना चाहिए था वहाँ पे 2000 रुपये इजाफा हो रहा है, क्योंकि वो ब्लैक में मिल रही है। अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री को ऐसा देखा गया कि जैसे ये एक ऐसे प्लानट पे बैठी हुई है जहाँ ना डिवैल्यूएशन हो रही है, ना जो है वो इन्फ्लेशन आ रही है। और ये जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस प्रेशर में कि ये पॉलिटिकल ना हो जाए, तो ये इसमें आई थिंक जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं पिछले 15-16 साल में, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फाइनली
लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देर से किया, रियलाइज़ किया, और इसका नतीजा क्या हुआ जो आप कह रहे हैं, नतीजा ये हुआ कि मल्टीनेशनल छोड़ के चली गई, हम अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते रहे, एसेंशियल ड्रग्स और जान बचाने वाली अद्वियात मार्केट से शॉर्ट होती चली गई, एक्सपोर्ट पे हम तवज्जो ना दे सके, APIs के तरफ हम जा नहीं सके। तो अब ये जो पहला एक ऐसा फैसला हुआ है, तो आई थिंक देर आयत दुरुस्त आयत। तो अब ये है कि जो है ना, ये जो अच्छे फैसले हुए हैं, दे शुड बी कंटिन्यूड, इसको पॉलिसीज़ को सस्टेन करना चाहिए गवर्नमेंट को। और अब ये जो, चूँकि आप बजट पे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिस तरह हमने एक और चीज़ मांगी है गवर्नमेंट से कि इस वक्त अगर हमने एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, तो अभी हमने कल परसों भी हमारी कॉमर्स मिनिस्टर के साथ हम एक, जिस तरह के इंडिया में फार्म एक्सेल है, हम एक इंडिपेंडेंट काउंसिल बना रहे हैं एक्सपोर्ट फार्मेक्स के नाम से, जो कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन होगा, जिसका 100% फोकस जो होगा वो एक्सपोर्ट की तरफ होगा। और आज इंडिया ने इसकी बदौलत जो है $30 बिलियन पे चलेगी। और अच्छी बात यह है कि जाम कमाल साहब के साथ परसों हमारी मीटिंग हुई, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में ये अनाउंस भी होगा कि फार्मास्यूटिकल में एक इनकलाब आएगा एक्सपोर्ट की तरफ अगर ये काउंसिल बन गई। दूसरी चीज़ जो हमने मांगी है जो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, वो ये है कि हमने जब एक्सपोर्ट बढ़ानी है ना, तो हमारी एक्सपोर्ट ये कोई टेक्सटाइल या गारमेंट की एक्सपोर्ट नहीं कि आपने ऑर्डर पकड़ा दे दिया। वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर पहले 3 साल तो हमें अपने आप को वहाँ प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन है, उनकी टीम आती है रेगुलेटरी, वो हमारे प्लांट को इंस्पेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब हमने वहाँ अपने ब्रांड स्टैब्लिश करने हैं, तो वहाँ की हमारी टीम है, हमने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना है, हमने नेबरिंग कंट्री से अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करना है, वेयर हाउसिंग के चार्जेस हैं, कंसल्टेशन के चार्जेस हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है मेंटेन करें। तो जो हमारी एक्सचेंज प्रोसीड जो है ना, रिटेंशन, वो 15% है। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की है, वी हैड अ डेलीगेशन हु मेट गवर्नर स्टेट बैंक के, ये जो एक्सचेंज प्रोसीड है, ये जो रिटेंशन है, वो 15% से, जैसे आईटी में 35 की, तो आप देखें आईटी की एक्सपोर्ट कहाँ से कहाँ गई, और अब उस पर 50% कर दिया। तो हमने भी कहा है कि हमें जो है ना रिटेंशन जो है वो 15% से बढ़ा के 35% करें, ताकि अच्छा, और गवर्नमेंट उसको इस तरह देखे कि ये करने से ये ना देखें कि हम जो है ना 15 से 35 कर रहे हैं, ये देखें ये करने से हम कितना जो है ना डॉलर्स जो है ना वहाँ से जब हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। देयर इज नो हार्म इन रिपीटिंग द सक्सेस। हम लोग कहते हैं ना, हम अगर 60 की दहाई में जाएं तो NDFC पिकिक सब्सिडाइज लोन अरेंज करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, कितनी बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, एशियन टाइगर और ये बातें होने लगी पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े यूनिट लग गए। फार्मा इंडस्ट्री को इस वक्त हैंड होल्डिंग की ज़रूरत यूँ है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्टेट बैंक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फेडरल गवर्नमेंट के, हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही है अगर पाकिस्तान में इस वक्त किसी इदारे से, तो SIFC से मिल रही है। सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट इस वक्त उससे मिल रही है। हमारी यानी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ हम अपना बात कर सकते हैं और वो सुन रहे हैं और रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। नहीं तो कुछ मटेरियलाइज हुई वहाँ पे, बहुत सारी चीजें, क्या हुई है? सबसे पहले तो अब ये जो डी कंट्रोल वाला मामला है, अच्छा, ये वहीं से हुआ, डीरेगुलेशन वहाँ से हुई, उधर से सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट की। और इसके साथ साथ ये जो हम फार्मेक्स बना रहे हैं, जो मैं भी बात कर रहा था, वो SIFC, चूँकि वो SIFC का काम ही है कि वो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उस पर भी उनका बहुत बड़ा हमारे साथ हमारी मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुई है। दे आर ऑल्सो जैसे कहते हैं ना, इसको पुश भी कर रहे हैं, और ये भी है। और इसके साथ साथ जो अभी से एक और जो हमारा इशू है ना, ड्रग लॉ 1976 में जो आया था, वो 48 साल पुराना हो चुका है। उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हैं जो कि हम और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो हमने SIFC के थ्रू जो है वो 1.5 साल से हाईलाइट की है, और बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, और वो भी इंशाल्लाह उसमें अमेंडमेंट। चले, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि एक अगर टनल की दूसरी तरफ एक रोशनी की उम्मीद है SIFC में, तो उसमें और आप लोग क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं? पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। तौकीर साहब, ये बताइए कि ये जो मामलात है, चीज़ें देखिए, ज़ाहिर है कि बिज़नेस करना, हर किसी शख्स का बिज़नेस में मुनाफा कमाना
उसका और जायज़ मुनाफा कमाना उसका हक है, लेकिन हमने जब चीज़ों को देखा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में कि 13 साल हो गए आप लोग जो है वो प्राइसेस ही नहीं उसको टच कर पा रहे और ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर और सारी चीज़ें। मीडिया का इसमें क्या किरदार आपने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मीडिया का क्या किरदार इसमें रहा? आई थिंक इस जब ये डीरेगुलेशन हुई और उसके बाद जो जिस तरीके से मीडिया में हमने एक अप्रोच किया, तो मैं ओवरऑल समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल था, बिकॉज दे वर एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वही जो मैं आपसे कह रहा था ना कि जिस तरीके से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, जो इन्फ्लेशन हुई है, डीवैल्यूएशन हुई है। अब देखें हम खाली रॉ मटेरियल ही नहीं ना, हमारे जो एनर्जी के कॉस्ट बढ़ी है, बिजली की आप वो देखें, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखें कहाँ से कहाँ चले गए, केमिकल्स की कॉस्ट। तो ये जब चीज़ें हमने एक ज़माने में देखें हेडलाइन क्या लगती है, अगर आप पेट्रोल में 1 रुपये इजाफा हुआ तो पेट्रोल बम गिरा दिया, दवाओं की कीमत जो है वो होश रुपये इजाफा और मार्केट से गायब और ब्लैक और ये वो फला ढिका। तो ऐसे में स्पेस आप लोगों के पास बिल्कुल, आप लोगों को प्रोग्राम में आगे बताना पड़ता है कि भाई रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है या महंगा है और डॉलर जो है रुपये बुरी तरीके से डिवैल्यू हो गया। मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, और मीडिया ने इस पर बहुत पॉजिटिव रोल रहा है जी, उन्होंने अंडरस्टैंड किया है और बल्कि जब हमने एक्सप्लेन किया है तो आई थिंक बिल्कुल सिंपल चीज़ थी ना कि ये जिस तरीके से अगर ये ना होता, उनको ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि अगर ये फैसला ना होता डीरेगुलेशन का और गवर्नमेंट, तो ऑलरेडी मीडिया सबसे पहले तो ये शोर मचा रहा था कि जी अद्वियात की शॉर्टेज ये नहीं मिल रही, जान बच रही। अब वो बेहतर हो गया, सारा बेहतर हो गया, वो जो काउंटरफीट थी वो। फिर जब ये फैसला और उसके बाद उनको ये नजर आया कि अब सारी चीज़ें मिलना शुरू होंगी, तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो गई। तो आप ये देखें कि वो शोर नहीं है। एक मैंने कितने प्रोग्राम्स किए एज अ चेयरमैन जिसमें ये है कि जी ना इंसुलिन मिल रही, ना हेपरिन मिल रही, मिर्गी की दवा नहीं मिल रही, ब्लड प्रेशर की शुरू में हम यही बातें करते थे प्रोग्राम्स और उसका नुकसान ये हो रहा था कि काउंटरफीट भी आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है ना ये मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी हुई है। सब द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग इज़ द ड्रग विच इज़ नॉट अवेलेबल। एग्जैक्टली, चाहे वो पैराडोल की एक टेबलेट ही क्यों ना। और इवन इस पैराडोल में भी हमने देखा कि ये भी शॉर्ट हो गई थी। तो आई थिंक मीडिया का किरदार इसमें बड़ा पॉजिटिव रहा है और इंशाल्लाह एज अ चेयरमैन पीपीएमए मैं ये यकीन दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला हुआ है कोई अनोखा फैसला नहीं है, दिस इज़ इन लाइन विद इंटरनेशनल प्रैक्टिस। और जाहिर है जब 13 साल से एक शिकंजे में फंसे हुए थे, तो जब ये सही फैसला हुआ और फिर जो हमारी बहुत सारी सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि सर अगर 13 साल से आप शिकंजे में फंसे हुए हैं तो 13 साल या तो प्रॉफिट मार्जिन आपका उसमें इतना होगा कि वो 13 साल आपके लिए वायबल था। नहीं, उसका नहीं, प्रॉफिट मार्जिन का लॉस में तो कोई भी नहीं काम करता। बता दूं उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी अद्वियात मार्केट से बना ही नहीं पा रहे थे हम, ठीक है ना। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो अब आप ये देखें कि ये जो फैसला हुआ है, अब ये मार्केट फोर्सेस हैज स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी आ जाएगी अगले 1-2। ठीक है सर, मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, मैं कोई 2 दफ़ा चेयरमैन रह चुका हूँ पीपीएमए का, थोड़ा सा ज़्यादा अरसा भी हुआ। आज से कोई 3 साल पहले तक हम एक बात करते थे कि पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री को ये कोई भी सरकार इंडस्ट्री समझती ही नहीं। वो इनको ये समझते हैं कि जैसे ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, मुफ्त दवा दे दें, गरीब आदमी है, ये करे। नेवर, ये पहली दफ़ा ये हुआ है पिछले 2-3 साल में कि हुकूमत वक्त ने इसको एक इंडस्ट्री समझा और इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। हमें एज एक सनती इदारा समझना शुरू किया है कि हम सर्विसेज भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, सर्विसेज भी दे रहे हैं। सर्विस इन द सेंस कि हम देखें जो मरीज़ को दवा चाहिए वो मिल रही है कराची की हर नुकन, पाकिस्तान के हर नुकन कॉर्नर में। लेकिन इस वक्त जो मैं एक अहम बात करना चाहूँगा वो है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और स्टेट बैंक और हुकूमत है, उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में अब वक्त आ गया है कि बायोलॉजिकल के लिए हमें फाइनेंस दें, सॉफ्ट लोन पे। जब तक पाकिस्तान में सॉफ्ट लोन नहीं आएंगे और बाईबैक नहीं होगा वैक्सीन का, बायोलॉजिक का, हर हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ये हमसे एग्रीमेंट करे दवा साज इदारों से कि भाई जितनी भी आप वैक्सीन बनाएंगे वो सारी वैक्सीन हम खरीद लेंगे और जहाँ भी जरूरत होगी वो देंगे। ठीक है जब सर। तक पाकिस्तान में वैक्सीन सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट में कहना प्रोग्राम में वक्त की इंतहाई कमी, इंशाल्लाह आगे आने वाले सेशंस में इसको हम जरूर डिस्कस करेंगे। तौकीर उल हक साहब आपका भी और डॉक्टर कैसर वहीद आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बजट 2025-26 के हवाले से तमाम तर खदशात और तवक्कात के साथ और तजावीज़ के साथ पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है यहाँ पर मौजूद थे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।